डेरिवेशन का नाम है इफेक्ट ऑफ हाइट किस पे, ऑन स्मॉल जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे हाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए सपोज करते हैं हमारे पास अर्थ जो है वो क्या है, एक स्फेरिकल बॉडी है। जैसा मतलब कहा कि क्यों सपोज करना पड़ता है कि अर्थ बिल्कुल एक यूनिफॉर्म स्फेयर है, वो इसलिए क्योंकि अर्थ रियलिटी में इस तरह का एक यूनिफॉर्म स्फेयर नहीं है, वो एक ओवल शेप की बॉडी है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या सपोज करने वाले हैं, अर्थ क्या है, एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस r है, और चलो इसका मास भी मान लेते हैं, m इसका मास मान लेते हैं। तो क्या क्या कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर किया सबसे पहले मैंने, तो अर्थ क्या है, हाँ अर्थ बी अ स्फेरिकल बॉडी, ठीक है, अर्थ बी अ स्फेरिकल बॉडी हैविंग, इसका रेडियस मान लो कुछ भी, हैविंग रेडियस r एंड मास इसका मान लो अब कैपिटल M है, ठीक है जी। क्या किया मैंने, कुछ नहीं, बस एक अर्थ का सपोज किया कि अर्थ क्या है, एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक, जिसका मास मैंने कितना मान लिया, M इसका मास मान लिया, और इसका रेडियस कितना मान लिया, चलो जी R इसका हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, R इसका क्या है, रेडियस है, क्या है इसका रेडियस, सही है, ठीक है जी। यहां तक समझ आ गया, कुछ भी नहीं किया यार, अर्थ सपोज किया, बस अर्थ क्या स्फेरिकल बॉडी है। अच्छा, अब क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है ना, हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है एक पर्टिकुलर हाइट पे, ठीक, और फिर कंपेयर करके देखते हैं कि यार ग्राउंड पे जो थी तब कितनी इसकी वैल्यू थी, और जब किसी हाइट पे चल जाता है बॉडी तब इसकी वैल्यू बदलती है या कितनी बदलती है, रिलेटिवली कितनी बदलती है, वो चीज देखते हैं। तो क्यों ना एक काम करें, हम सबसे पहले कहाँ चेक करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें जहां तक आता है, कहां तक, आपको क्या सिखाया था मैंने, सरफेस पे सिखाया ना, व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये तो हमने फाइंड किया है। तो क्यों ना एक काम करें, पहले इसी पॉइंट पे फाइंड करें, और सरफेस ऑफ द अर्थ पे अगर कोई दूसरी बॉडी है ना, उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होनी है ना, यहां पे लिखूं मैं, नाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन मास m, किसी मास पे ही लगने वाली, एक्टिंग ऑन मास m एट पॉइंट ए, और ये पॉइंट ए है कहां पे, एट पॉइंट ए ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सही है, ऑफ अर्थ। समझ आया मैंने क्या लिखा, मैंने बोल रहा हूं कि भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट ए पे, मान लो किसी ना किसी बॉडी पे लगनी है ना, कोई मास किसी बॉडी पे लगनी है ना, तो कोई बॉडी जिसका मास m है, स्मॉल m है, वो मैंने कहां रख दिया, ए पॉइंट पे रख दिया, और अब मैं ये देख रहा हूं कि इस ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लगनी है ना, और ये पॉइंट है कहां पे है, ये तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे है। तो कल ही तो हमने निकाला था कि एक ऐसा पॉइंट जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे हो, और अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी हो, क्या फॉर्मूला आता है इसका, सिंपल यार, G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर, GM अपॉन R स्क्वायर। और बेसिकली ये R क्या है, R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, बट जैसे मैंने आपको बताया था बेसिकली ये एक्चुअली में R क्या है, R क्या होना है, R बेसिकली क्या है, डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ना, सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर ये जो बॉडी आपने सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखी है उसके सेंटर तक का डिस्टेंस है। अब क्योंकि ये डिस्टेंस लगभग R ही होता है, R ही मान के चलते हैं हम, क्योंकि R की वैल्यू क्या होनी है, 6400 किलोमीटर है, बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे जो रेडियस ऑफ द बॉडी है बड़ा कम है, तो सेंटर टू सेंटर अगर हम डिस्टेंस ले भी रहे हैं ना, वो R ही आने वाला है ना, तो इसीलिए मैंने इसको R यहाँ पे रखा हुआ है, बट एक्चुअली इट इज नॉट द रेडियस ऑफ द अर्थ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ दिस बॉडी, ठीक। अब क्योंकि वो R ही आता है, ठीक है, तो इसलिए हमने उसको R लिख दिया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया ना, है ना। अब देखो आगे की कहानी क्या है। अब सुनो, ये तो पता चल गया हमको, हमने क्या करना है, हम फाइंड करना चाहते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन G। तो क्यों ना एक काम करें, हम एक काम करते हैं, हम लोग सपोज करते हैं कि यार एक, अब ये जो बॉडी है ना, ये कहां पहुंच गई, पॉइंट B पे पहुंच गई। क्या सपोज किया, यही बॉडी जिसका मास m था, अब ये कहां पे है, पॉइंट B पे है, और पॉइंट B जो है वो कितनी दूरी पे है, पॉइंट B इज एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये पॉइंट B जो है ये सरफेस ऑफ द अर्थ से कितनी हाइट पे है, मान लो h हाइट पे है। अब इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो नाउ अगेन क्या लिखूंगा मैं, नाउ अगेन
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन मास m, ठीक है, एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट देख रहा हूं मैं, एट पॉइंट B, और ये B पॉइंट कहां पे है, एट पॉइंट B, एट पॉइंट B एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना, विच इज एट ए सरफेस, विच इज एट द हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। समझ आया क्या लिखा मैंने? हम लोग ये कर रहे हैं भाई साहब कि एट पॉइंट बी पे, जो कि सरफेस से कितने हाइट पे है, h हाइट पे है, उसकी कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, बताओ इस पॉइंट पे कितनी होगी, बताओ। बड़ा सिंपल सा है, g इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, g इज इक्वल टू g, भाई g थोड़ी बदल रहा है, हम प्लैनेट थोड़ी बदल रहे हैं, m मास ऑफ द अर्थ थोड़ी बदल रहे हैं, लेकिन हम यहां पर r तो बदल रहे हैं। व्हाट इज r? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द बॉडी, है ना, इट इज नॉट द रेडियस, क्योंकि इस केस में तो रेडियस आता है क्योंकि वो सरफेस पे रखा हुआ है, बट अगर बॉडी सरफेस से ऊपर गई तो ये जो r होगा वो कितना हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखेंगे तो अब कितना हो गया एक हिसाब से देखा जाए तो, भाई ये r प्लस h नहीं हो गया क्या, बस वही तो लिखेंगे, क्या आएगा, ये r प्लस h का होल स्क्वायर आएगा। यहां तक समझ आया? ठीक है, तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू, अच्छा क्योंकि ये चेंज होनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब b पे और a पे सेम तो नहीं रहेगी ना भाई, सेम कैसे रहेगी, वैल्यू सेम कहां आएगी, है ना, r प्लस h हो गया, तो क्यों ना इसको अलग साइन से डेजिग्नेट किया जाए, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, g डैश लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि g तो सेम तो रहना नहीं है, तो चलो g डैश लिख देते हैं इसको, ठीक है। ठीक है भाई, समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया सबको? आगे करें, मिटा दूं थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा इसको मिटाता हूं, ठीक, यहां तक लिख दिया ना, तो ये वाला पार्ट मिटा देते हैं, यहीं से आगे करते हैं। अब सुनो आगे की कहानी क्या है इसकी। अच्छा अब काम करते हैं, क्यों ना, अगर मैं g डैश को और g को डिवाइड करता हूं, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं नाउ g डैश डिवाइड बाय g, तो क्या आएगा बताओ, आपका आएगा gm डिवाइड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर, सही है, मल्टीप्लाई बाय, मतलब ये उल्टा हो जाएगा ना, तो क्या आएगा, r स्क्वायर डिवाइड बाय gm, सही है, समझ आ रहा है? कुछ भी नहीं किया, बड़ा सिंपल सा है। अभी gm और gm दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, g डैश डिवाइड बाय g किसके बराबर आएगा, r स्क्वायर डिवाइड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर, सही है, ठीक, लिख दिया यहां तक। अब सुनो आगे की कहानी। अब एक काम करते हैं यार, क्यों ना यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन निकाला जाए, निकल सकता है कॉमन, करते हैं, ट्राई करते हैं, g डैश डिवाइड g, r स्क्वायर यही, ये तो r स्क्वायर ही रहेगा, इसको देखो, अगर मैं r को कॉमन निकालता हूँ, स्क्वायर आएगा इसका, तो r स्क्वायर कॉमन है ना बाहर, यहां क्या बचा, 1 प्लस h डिवाइड बाय r, h डिवाइड बाय r का होल स्क्वायर। ये स्टेप समझ आया? या थोड़ा और एक्सप्लेन करो इसको, समझ आ गया ये r स्क्वायर कैसे कॉमन निकला? अगर नहीं आया ना तो चलो देख लो इधर से, पहले मैं सिर्फ r कॉमन निकाल रहा हूं, ठीक है, क्या बना, 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर तो दोनों पे ही है, फिर ये स्क्वायर इस पे भी आ गया और ये इस पे भी आ गया। अब समझ आया? ठीक है, तो देखो अब हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे काट सकते हैं कुछ, हाँ काट सकते हैं, ये कट गया, ठीक। अब क्या बचा, अब आपके पास बचा g डैश डिवाइड बाय g इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस h डिवाइड बाय r का होल स्क्वायर, सही है, यहां तक सही है ना, बिल्कुल इजी। अच्छा क्यों ना यार, ये डिवाइड में है, इसको ऊपर ले जाओ, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, -2 आ जाएगा, ठीक है ना, तो आएगा g डैश डिवाइड बाय g इज इक्वल टू 1 प्लस h डिवाइड बाय r की पावर -2, r की पावर -2, सही है। अभी देखो यार पावर में आ रही हैं चीजें, है ना, कल को हमें अगर कंपेयर करना है, कुछ न्यूमेरिकल फाइंड करना है, तो ये -2 पावर अगर हट जाए किसी तरीके से तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब ये माइनस पावर कैसे हटे, अब जिन का मैथमेटिक्स है ना, नॉन मेडिकल के बच्चों, आपको थोड़ा कुछ नजर आ रहा होगा, आ रहा है, हाँ बाइनोमियल थ्योरम, बाय वालों को कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, वो कहेंगे क्या है बताइए, तो 1 प्लस एन एक्स की पावर एन अगर करें तो क्या आएगा, 1 प्लस, याद है, एन एक्स 1 फैक्टोरियल प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, और ऐसे ऐसे करके चल सकते हैं हम आगे की तरफ। और आप देखो h डिवाइड बाय r करके हमें क्या मिलने वाला है,
जो वैल्यू मुझे मिलने वाली है, थोड़ा सा यहाँ पे बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, आगे कुछ भी नहीं है, एक स्टेप के बाद आंसर है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। ये बाइनोमियल थ्योरम है, सही है। अब हम क्या करने वाले हैं ना, हम लोग इसको यहीं तक यूज करने वाले हैं। ये जो हायर टर्म्स है ना, आगे हायर टर्म्स है ना, एक्स स्क्वायर ऐसे जाता है, एक्स क्यूब बनेगा, एक्स की पावर 4 बनेगी, उनको मैं निगलेक्ट करने वाला हूँ। क्यों निगलेक्ट करने वाला हूँ? सुनो कहानी क्या है इसकी। एच भाई तुम यहाँ से यहाँ पर जाने वाले हो, मान लो तुमने 10 किलोमीटर ऊपर तुम ट्रैवल कर रहे हो, है ना, यहाँ से यहाँ तक 10, अब तो सरफेस ऑफ द अर्थ अब कहाँ गए, 10 किलोमीटर के। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 6400 किलोमीटर, है ना, 6400 किलो, चलो 6000 मान लो थोड़ा सा आसान करने के लिए, ठीक है। तो कट के क्या आया यहाँ पे 1/600। अब आप इसका अगर देखो, एक को तुम 600 से डिवाइड कर रहे हो, कितना आंसर आएगा, बड़ा कम 0.000 उसका फिर तुम स्क्वायर करोगे तो आंसर, भाई तुम देखो 0.1 का स्क्वायर करो तो आंसर बढ़ता कि कम होता है, और कम हो जाता है, 0.01 हो जाता है ये, है ना। इसका मतलब ऑलरेडी h/r जो है बड़ी कम वैल्यू है, h/r पहले से ही बड़ी कम है, उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, देखो ना x स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ये वही चीज है ना, 1 + x 1 + दिस इज x फॉर बाइनोमियल थ्योरम, है ना, ये पूरा पूरा x है उस चीज के लिए, है ना। तो भाई x को अगर हम यहाँ पे x क्योंकि बड़ा कम है, 1 से भी कम है ये, इसका जब स्क्वायर किया जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, और कम आने वाली है। फिर उसका जब क्यूब किया जाएगा उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, और कम आने वाली है। ये तो और कम होते जा रहा है, इतनी कम आने वाली है कि आप इस इक्वेशन में रखो या ना रखो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, हम बाइनोमियल थ्योरम तो यूज तो करेंगे बट हायर टर्म्स के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है जी, समझ आ गया। ये बाइनोमियल थ्योरम लिख दो, कहीं ना कहीं नोट बना के लिख दो, क्योंकि इसका यूज करने वाले हैं, तो तुम लिख दो उसको, ठीक है। 1 + x की पावर n जो है वो किसके बराबर होता है, 1 + nx/1 फैक्टोरियल n - 1 x स्क्वायर 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब समझते हो ना क्या होता है, 2 × 1 3 फैक्टोरियल लिखोगे तो क्या आएगा, 3 2 × 1, ठीक है, मिटा दो उसको। अब यही चीज हम यहां यूज करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ये आएगा, देखते रहना, g' g किसके बराबर आएगा बताना, 1, ये x है उसके लिए, देखो ना यार 1 + x की पावर n है ना, बस इसी का यूज करना आना चाहिए, बस और क्या है, nx/1 फैक्टोरियल, हायर टर्म्स ऐसे में कैंसिल नहीं कर रहे हैं, मतलब हमको यही चीज लिखनी है। तो 1 लिख दिया मैंने, 1 प्लस लिख दिया मैंने प्लस, अब क्या बोला इसने, nx, व्हाट इज दिस n, यहां पे तो 2 है, माइनस है, तो माइनस प्लस यहां पे माइनस आ जाएगा, आएगा, समझ रहे हो बात को। अब n क्या है भाई, वो तो 2 है, उसके बाद क्या x क्या है भाई, x तो h/r है, खत्म। नीचे 1 फैक्टोरियल, वो तो 1 × 1 है, उसको लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हायर टर्म तुम कैंसिल करने वाले हो, क्यों, क्योंकि h/r की वैल्यू बड़ी कम आने वाली है। तो भाई साहब इसको यहीं तक रखूं, पावर वाली कहानी खत्म, क्योंकि न्यूमेरिकल करना आसान हो जाएगा ना जब पावर नहीं होगी तो, है ना। अब देखो तो इसका मतलब g' की वैल्यू किसके बराबर आई, g × 1 - 2h/r, ये आ गया आपका बस फाइनल आंसर डेरिवेशन का, कि g' किसके बराबर है, g × 1 - 2h/r, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, g' की वैल्यू इस g से कम है कि ज्यादा है, कम आने वाली है। कोई भी एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं कम आती है कि नहीं आती है ना। यहां तक कर लिया, करो जरा फाइंड g' यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट। चलो मान लो तुम इससे ना 100 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो, सरफेस ऑफ द अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर हो, और वहां पे तुम g' की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, करो फाइंड g' एट द हाइट h = 100 किलोमीटर। करना जरा, जब हाइट आपकी 100 किलोमीटर है, अब किलोमीटर है, यहाँ पे भी किलोमीटर ही आना है, तो यूनिट को कन्वर्ट करने की फिलहाल तो जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना, कि वो कैंसिल होने वाला है डिवाइड में। तो करना जरा फाइंड कि g' की वैल्यू कितनी आती है, और g 9.8 मीटर पर सेकंड तो है ही। तो देखो अब आपका जब आप 100 किलोमीटर ऊपर चले गए तो आपका 9.8 के बजाय क्या आ रहा है, 9.4 आ रहा है, मतलब g' की वैल्यू कम आ रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो वैल्यू कम होती जाएगी ना। तो ये हमें इस डेरिवेशन से पता चलता है, इस फॉर्मूले से पता चल जाता है। अच्छा अगर ग्राफ बनाना हो, वो सुनो भाई कहानी, अब अगर ग्राफ बनाना हो हमें तो कैसा ग्राफ बनेगा, मिटा दो उसको, देखो g' जो है ना, g' का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, gm/r + h का होल स्क्वायर, है ना। r + h नियर बोर्ड में आप कह सकते हो कि क्या है यार, एक हिसाब से g' वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, g' एक हिसाब से दिखाए इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या, r + h का होल स्क्वायर के, है ना। यहाँ r स्क्वायर के मान लो, चलो लगभग इसके तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ही। जैसे जैसे हम r बढ़ाते जाएंगे g' की वैल्यू
कम होती जाएगी। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, अगर ऐसे ग्राफ बनाते हैं, मान लो ये आर है और ये आपका जी डैश है, तो क्या इसका ग्राफ बनेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब आर स्क्वायर होता है ना, तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, देखते रहना, ये ग्राफ बनेगा इसका। आप आर बढ़ा रहे हो तो जी डैश की वैल्यू कम होती जा रही है, होती जा रही है, ऐसे है ना। और एक टाइम आएगा जब आप बहुत ज़्यादा कर दोगे तो जी डैश की वैल्यू बड़ी कम होने वाली है, ठीक है, नियर अबाउट जीरो होने वाली है। तो देखो ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है, जी डैश और आर के बीच में ये ग्राफ होता है, बना लो उसको। तो ये तो आ गया आपका हाइट पे जब जानते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करती है, कम होती है कि ज़्यादा होती है? कम होती जाती है ना। और एक टाइम आता है जब होती ही नहीं है, तब आप तैरने लगते हो स्पेस में, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लगती। अच्छा, अगर हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगर हम अर्थ में होल करें और अर्थ की सेंटर की तरफ जाएं, सेंटर की तरफ जाते जाएं, तब क्या होगा? क्या तब जी बढ़ेगी सेंटर की तरफ जाते जाते, या फिर भी कम ही होनी है? क्या लगता है आपको, बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। तो ठीक है, जैसा बोल रहे बढ़ेगी, तो देखेंगे बढ़ती है कि कम होती है, ठीक है।